जब महाराष्ट्र के मदरसे एक बार फिर चर्चा में है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जब दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मदरसों को आधुनिक बनाए जाने की बात कही, तब मुस्लिम समाज का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक है। एक तो मोदी को लेकर भ्रम और संशय, उस पर सरकार की मदरसों को लेकर चिंता। मदरसों को लेकर अक्सर सियासत होती रही है। इन्हीं मदरसों को आतंकवाद का ट्रेनिंग कैंप कहने वालों की कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं मदरसों को दीनी और दुनियावी तालीम का मरकज बताने वाले भी बहुत हैं। दरअसल मदरसों को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आस इसलिए बंधी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। अब ये ठोस कदम मदरसों के हित में होंगे या टकराव बढ़ेंगे, आज मुद्दे की बात में हम इसी पर करेंगे चर्चा। आधुनिकता की राह पर मदरसे। मदरसों के आधुनिकीकरण की बातें कई बार उठी, सरकारें आईं और गईं, लेकिन इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सियासत का बाजार कई बार गर्म हुआ इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन मदरसों की लचर हालत का पुरसाने हाल किसी ने नहीं लिया। सिर्फ वादे और दावे ही याद आए। लेकिन एक बार फिर आवाज उठी है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मदरसों को आधुनिक किए जाने की बात कही तो लगने लगा कि शायद मदरसों के अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि मोदी सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र पे मदरसों के आधुनिकीकरण किए जाने की बात कही थी। अब केंद्र में मोदी सरकार आ चुकी है, तो क्या मदरसों के भी अच्छे दिन आएंगे? और हम देखते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति ने इस विषय पर क्या कहा। My government is committed to making all minorities equal partners in India's progress. The government will specially strengthen measures to spread modern and technical education among minority communities, and a national madrasa modernization program will be initiated. The welfare and rehabilitation of specially abled people is integral to my government's vision of a caring society. It will take steps to provide dignity of life to them by facilitating their participation in all walks of life. Steps will be taken to identify their special needs and to provide institutional care to them. My government recognizes the important role our women play in the development of our society and growth of the nation. It is a commitment to providing 33% reservation to them in the Parliament and State Legislative Assembly. लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा कर रहे हैं मदरसे की और मदरसों के आधुनिकीकरण की। मदरसों के आधुनिकीकरण की बात कही है इस बार महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने, और इस विषय पर हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल कहा क्या है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि स्वतंत्रता के इतने दशकों के बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय गरीबी से पीड़ित है और सरकारी स्कीमों के लाभ अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुंचते हैं।
मेरी सरकार भारत की प्रगति में सभी अल्पसंख्यकों को बराबर का भागीदार बनाने के लिए कृत संकल्प है। सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का प्रयास करने के उपायों को विशेष तौर पर कारगर बनाएगी और राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण को बल दिया जाएगा। और महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उनका ये मानना था कि आधुनिकीकरण होने चाहिए मदरसे के। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता को होना था, किन्हीं कारणों से वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ नवाब मलिक साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी के। नवाब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब हैं मरकज़ मारिफ के, और अशरफ आज़मी साहब हैं समाजवादी पार्टी के। बात मदरसों के आधुनिकीकरण की, बात शंकाओं की, बात भ्रम की और बात दावों की। शुरू करते हैं हम नवाब साहब से ही। नवाब भाई, अब राष्ट्रपति ने अपने दोनों सदनों के बीच अल्पसंख्यकों के प्रति चिंता जताई है। चिंता जताने के साथ साथ मदरसों को लेकर उनके आधुनिकीकरण की बात कही है। आप क्या देखते हैं वर्तमान सरकार का इस मुद्दे पर जो रुख है मदरसों को लेकर? पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने भी मदरसों के आधुनिकीकरण को अपना मुद्दा बनाया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मदरसे का अर्थ क्या है, देश की जनता समझे। जी, अरबी शब्द है कि जहां पे दर्स दिया जाता है उसे मदरसा कहते हैं। उसको अंग्रेजी में आप स्कूल बोल लें, हिंदी में पाठशाला बोल दें, लेकिन अरबी शब्द मदरसा है जहां पे पाठ या दर्स देने का काम किया जाता है। ये स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता मदरसों को लेकर बदल रही है। कल तक जो पार्टी इन मदरसों को आतंकवादी बनाने का केंद्र कहती थी, अगर उनकी मानसिकता बदलती है तो हम उसका स्वागत करने का काम करते हैं। जहाँ तक अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले ये बात कही गई, देश की साधन संपत्ति में संविधान अनुसार सभी लोगों का बराबर हक है और सबको मिले और कार्यक्रम बनता है तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। लेकिन क्या ऊंट के मुंह का जीरा होगा क्या? मदरसा मॉडर्नाइजेशन के या मदरसा बोर्ड के जरिए महाराष्ट्र में कुछ कार्यक्रम जाहिर किए गए तो यही भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल शिवसेना के लोग उंगली उठा रहे थे और उसका विरोध करने का काम कर रहे थे। आज उन्हीं की सरकार से बातें कही गई है। हमें लगता है बहुत जल्दी होगी इसके बारे में ज्यादा विश्लेषण करना। जब तक बजट में इसके लिए कोई ठोस प्रयोजन नहीं किया जाता, पैसे उपलब्ध नहीं किए जाते, देश में कितने मदरसे हैं, उसमें कितने करोड़ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या इमारत बनाने के लिए पैसा देगी सरकार? वहाँ पे जो सिलेबस बनेगा वो सिलेबस कैसा होगा? या उनको जो टीचर होगी उसको ग्रांट एंड एड देने का काम किया जाएगा? जो कुछ बातें हैं, एक सरसरी बात कही गई है। हमें लगता है कि जब तक कार्यक्रम बने ना या उसके लिए कोई बजटरी प्रोविजन हो ना, तब तक बहुत ज्यादा उससे उम्मीदें बनाना या उसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। जी, मदरसों को लेकर एक भ्रम की स्थिति रही है। हमेशा मदरसों को शक की नज़र से देखा गया है और मदरसों के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां अक्सर आती रही हैं, उन्हें नेगेटिव बनाने का प्रयास किया गया है। और अक्सर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अन्य संगठनों की तरफ से इस तरह के बयानबाजियां आती रही हैं। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और राष्ट्रपति ने अब इसे जाकर दोनों सदनों के संबोधन के दौरान भी इसे दोहराया है। नवाब साहब, हम आपसे और अशरफ साहब आपसे, बुरहानुद्दीन साहब आपके पास आते हैं। इससे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी जी। गोपाल शेट्टी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। गोपाल शेट्टी साहब, बात मदरसों की हो रही थी, बात मदरसों को आधुनिक किए जाने की बात कर रही थी। दरअसल ये मदरसों को लेकर पहले एक संशय निर्माण किया जाता रहा है कि मदरसे आतंक का गढ़ रहे हैं, यहाँ से आतंक की ट्रेनिंग देते रहे हैं। लेकिन उन्हीं मदरसों को अगर आधुनिक करने लोगों की नजर में मदरसों को लेकर, देखिए, बहुत खुली बात है, कोई छुपा एजेंडा नहीं है जी।
मोदी साहब ने जैसे गुजरात में सभी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करके दी है। देखिए, किसी भी चीज जैसे अपने घर के बच्चे होते हैं उसके ऊपर माँ बाप का ध्यान होना चाहिए, वैसे अपने देश के जो नागरिक है उनके ऊपर सरकार का ध्यान होना चाहिए। अब कोई भी अपने ढंग से बना हुए तो फिर उसमें फिर एंटी सोशल एलिमेंट, ये सारे लोगों का उस पर दबदबा होता है, फिर सरकार का कोई कंट्रोल होता नहीं है, समाज के लोगों का भी कंट्रोल होता नहीं है, चाहे फिर हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो जी। इसके लिए आधुनिकीकरण का जो मोदी जी के प्रधानमंत्री के मन में जो सोच है, आधुनिकीकरण उसको इतना अच्छे ढंग से करेंगे ताकि वहां पर सिर्फ बच्चे पढ़ाई करेंगे, उनका फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, सारे लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, यही सोच है उसमें। जी, यानी मदरसों को लेकर एक पॉजिटिव सोच है कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। नवाब साहब का एक और भी ये था कि मदरसों के आधुनिकीकरण का स्वरूप क्या होगा, क्या उसके बिल्डिंग के निर्माण में उसे आधुनिक बनाया जाएगा, कंप्यूटर दिए जाएंगे, किताबें दी जाएंगी, उसमें सिलेबस होगा, क्या उस तरीके के, और उसके लिए अर्थ का किस तरह का प्रावधान रखा जाएगा, आर्थिक किस तरह का उसमें योगदान होगा सरकार का? देखिए, मोदी जी की सोच बहुत ऊंची है। उन्होंने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये भी कहा कि 2019 तक सब घर पक्के होंगे, मतलब सबके पास पक्के घर होंगे जी। हाँ, ये पतरे का, ये गोनपाट का, ये प्लास्टिक का, ये सब चलेगा नहीं, सब घर पक्के होंगे सबके। कोई म्युनिसिपालिटी वाला आएगा नहीं, कोई पुलिस नहीं आएगा, कोई एंटी सोशल लोग को परेशान नहीं करेंगे लोगों को। सब ये बुनियादी आवश्यकता है लोगों को, रहने के लिए मकान हो, खाने के लिए अनाज मिले, पढ़ने के लिए व्यवस्था हो, लाइट हो, पानी हो, ये सारी बुनियादी चीजें सभी लोगों को मानव जीवन में जो चीजें उनको देना है जी। इसलिए मोदी जी जब बात करते हैं, गुजरात के बारे में बात करते तो 5.5 गुजरात के लोगों की बात करते थे। आज मोदी जी बात करते हैं तो 125 करोड़ देशवासियों के बारे में बात करते हैं। उसमें हिंदू भी आ गया, मुस्लिम भी आ गया, क्रिश्चियन भी आ गया, दलित भी आ गया, जितने भी सारे मानव जीवी है सारे लोग आ गए जी। और इन सारे लोगों को जो सुविधा हिंदुओं को मिलेगा वो सुविधा मुसलमानों को भी मिलेगा, जो सुविधा मुसलमानों को मिलेगा वो क्रिश्चियनों को भी मिलेगा। इस प्रकार की एक सोच है जी। नवाब भाई, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, एक आधुनिक भेदभाव नहीं होगा जी, सारा कुछ पारदर्शी होगा, भेदभाव नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का मानना है। नवाब भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? ऐसा देखिए गोपाल जी, एक ऊपरी बात कर रहे हैं, ये तत्व सबको मानना ही पड़ेगा, लेकिन जब मदरसा मॉडर्नाइजेशन की आप बात करते हैं, देश भर के जितने मदरसे हैं वहाँ पे मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं, दीनी तालीम लेते हैं, और साथ साथ में बहुत सारे राज्यों में टीचरों की तनख्वाह मिलती है, उसे अंग्रेजी पढ़ाने का, उर्दू पढ़ाने का, हिंदी या मैथ्स या गणित, इस तरह के टीचर की भी व्यवस्था की गई। सवाल ये है कि मदरसे का एक, अगर कोई मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे सलमान भाई बता रहा हूँ जी कि मैं अपना एक स्कूल कुरला में चलाता हूँ, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, और उस स्कूल में हम मॉरल साइंस की तरह जो दीनी तालीमात है उसको भी देते हैं। हमने वहाँ पे एक वो डाला हुआ है कि आप अपनी रिलीजियस तालीमात जो ट्रेडिशन है उसको भी सीखें, और साथ में दुनिया के लोगों के बराबर खड़े होके मुकाबले में खड़े हों। उस स्कूल का रिजल्ट आया, उसमें पहली बार बोर्ड में 10वीं में लोग बैठे जिसमें एक बच्चा 70% से नीचे है, बाकी सभी लोग डिस्टिंक्शन है, और 90% के ऊपर भी बच्चे हैं। वो बच्चे कौन है? बर्तन मांजने वाले लोगों के गरीब बच्चे, रिक्शा चलाने वाले के बच्चा, झोपड़ी में रहने वाले का बच्चा। अगर कोई मॉडर्नाइजेशन की बात होती है तो इस तरह का एक मॉडल सिलेबस हो, उसकी इमारतें हो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, जो गरीब बच्चे हैं उसकी फीस की व्यवस्था हो। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं देश में बनाई जाती है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य होगा। लेकिन आप बोलोगे कि हम 4 कंप्यूटर बांट देते हैं, 10 कंप्यूटर दे देते हैं, अगर इस तरह से ये कार्यक्रम होगा तो इस तरह से कार्यक्रम पिछले 25 साल से है। प्रमोशन ऑफ उर्दू अरबी लैंग्वेज के जरिए कंप्यूटर दिए गए, तमाम सरकारें इस तरह का काम करती रही हैं। बहुत सारे राज्यों में राज्य सरकार के माध्यम से टीचर्स की तनख्वाह देने की योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन कोई कंपोजिट प्लान बना के ये सभी व्यवस्थाएं बदली जाएगी तो हमें लगता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। जी, परिस्थितियां बदलने की दिशा में एक प्रयास हो रहा है, और उस पर जो शंकाएं हैं उस पर बात हो रही है। नवाब साहब ने एक शंकाएं रखी है। गोपाल शेट्टी साहब, हम चाहेंगे कि थोड़ी देर आप बने रहे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, क्योंकि हमारे साथ 2 अन्य अतिथि हैं, वो भी आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ
मरकजुल मारिफ के मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। उनका आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं। अच्छा, हाँ, आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे? वही चीजें थी, नवाब साहब भी जानना चाह रहे थे कि उसका कोई ठोस, इस तरह की कई बातें आई हैं इससे पहले भी, 2500 साल से इस तरह के झुंझुने थमाए गए हैं। स्कूल एक चलाते हैं नवाब साहब, जहां पर स्कूल में पढ़ाया जाता है, वहां दीनी तालीम भी दी जाती है और साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। वो बच्चे काफी अच्छे नंबरों से सक्सेस भी हुए हैं। बिल्कुल चाहते हैं कि अगर इस तरह का प्रावधान हो आने वाले दिनों में, मदरसों का आधुनिकीकरण बिल्कुल उस तरह से किया जाए जहां पर बच्चे अपनी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों ले सकें, तब तो स्वागत ही योग्य है। अगर उस पर इफ एंड बट की कहीं गुंजाइश होगी तो शायद लोगों के मन में शंका होगी। ये नवाब साहब का कहना था। हमारे साथ कुछ जानना चाह रहे थे मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब। जी मौलाना साहब, हम आते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी जी मौलाना साहब। पहली बात तो आज जो सदर जमहूरिया का स्पीच रहा है वो की बात है। मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ अपने चूंकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गोपाल शेट्टी साहब थोड़ा सा टेलीफोन लाइन पर है, बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे, तो एक सवाल उनसे कर ले। ये बात कर रहा था जी। ये मदरसा मॉडर्नाइजेशन का मदरसा एजुकेशन फ्रेमवर्क यानी 2001 में ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन मरकजुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ने रिसर्च करके थीसिस तैयार करके दिल्ली के मानक पब्लिशर से ये पब्लिश बुक है। उसी तरह से मदरसा एजुकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कोई भी एजुकेशन सिस्टम होगा उसका कुछ ना कुछ वीकनेसेस होंगे। मॉडर्नाइजेशन की जरूरत किसी को नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता है। मॉडर्नाइजेशन हर एजुकेशन सिस्टम में जरूरत है, हर इंस्टीट्यूशन में जरूरत है, हर पर्सन में जरूरत है। इस तरह से अगर कहा जाए तो मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जब एक्सपर्ट में डिस्कशन के लिए आता है, इट क्रिएट्स काइंड ऑफ डाउट कि गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज क्या है। हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है, मदरसे में सबको पता है कि 3 से 4% बच्चे जाते हैं, उनके लिए जो हम सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, जबकि 96 से लेकर के 97% बच्चे जो जॉब के तलाश में है, जिनको अच्छे एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जिनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल रहा है, उन बच्चों के लिए हम क्यों पहले फिक्र नहीं करते हैं। ये मुस्लिम समाज की तरफ से एक बड़ा सा सवाल आता है। इस सवाल के जवाब सरकार देना नहीं चाहती। अभी नवाब मारिफ साहब बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में मदरसे के मॉडर्नाइजेशन के काम हुआ, हम भी बहुत सारे मीटिंग्स में गए हैं। हमें पता है कि जो मदरसा जिनको कहा जाता है, क्योंकि मदरसा ढंग से डिफाइन भी नहीं है, मदरसा किस चीज को समझा जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन किस चीज को समझा जा रहा है, ये भी डिफाइन नहीं है, और ऑब्जेक्टिव क्या है उस मॉडर्नाइजेशन का, ये भी डिफाइन नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी हमारे बीजेपी के एमपी साहब ने जो अपने प्रीलिमिनरी रिमार्क में कहा था कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट अगर हमारे ऑब्जेक्टिव में शामिल है, देन इट इज ऑफ कोर्स डाउटफुल, और ये आपके लिए जाना बहुत नुकसानदेह साबित होगा अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरी बात उन्होंने कही थी मदरसा में क्या होता है क्या नहीं होता है, सरकार को पता नहीं होता है। अगर सरकार को पता नहीं होता है और पता करने के लिए हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो मदरसा वाले जो अपने डाउट दिल में रखे हुए हैं और जो हमेशा वो खदशा जाहिर करते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम से मदरसा को मॉडर्नाइज नहीं करना चाहती है सरकार, बल्कि उन मदरसों के फ्रीडम के ऊपर, क्योंकि हमारे आर्टिकल 33 में, आर्टिकल 15 में, 14 में जो किसी भी मजहबी ग्रुप को अपने मजहबी आज़ादी के साथ साथ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का जो अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार के ऊपर आजाद होगा। जब ये लगता है, ये जब एक्सपर्ट उसको एनालाइज करते हैं पब्लिक के सामने आकर के, भाई उनका तो ऑब्जेक्टिव असल में ये है, तो वहां जाकर के ये सारे यानी शंका, आपको लगता है शंका इसके माध्यम से सरकार जिसमें अगर इन्वॉल्व हो रही है तो उससे थोड़ा सा शंका जाग रही है। गोपाल शेट्टी साहब, इस शंका का किस तरह से निराकरण किया जा सकेगा? मैं देखे उनके मन में जो शंका है उसका मैं बारे में बहुत खुलकर बताना चाहूंगा। हम लोग सब मिलकर बैठ के बातचीत करके इसका रास्ता निकालेंगे। जिन तरह की शंकाओं को आपके सामने रखा जा रहा है, ये एक प्रतीक के रूप में है कि जैसे आप सरकार में हैं, आप संसद हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से अगर इस तरह की बातें आती हैं और आपके सम्मुख आती है, आप इस तरह के जो सुझाव है, लोगों की शंकाएं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन चीजों को रखना चाहेंगे। अशरफ आजमी साहब, आपको भी कुछ कहना है? जी, पूछना चाह रहे हैं आप कुछ? जी, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मदरसों की जी दोनों शंकाओं का एक साथ कर दे, चूंकि आप फोन लाइन पर है, बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं। मदरसों की ये अशरफ आजमी साहब समाजवादी पार्टी से तारीफ अगर आप इस तरह समझ लें
कि हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर 1857 की गदर की बात करें अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो रेशमी रुमाल की तहरीक जो आई थी, जो मूवमेंट छिड़ा था हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस से 90 साल पहले, वो मूवमेंट मदरसों की ज़मीन से ही आया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जिस तरह से आज जो है बात सामने आई है, मैं बहुत बार हम लोगों ने इस तरह की मीटिंगें अटेंड की, खास जो माइनस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, इस पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं। पहले एक रोड मैप सामने आना चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरह से मॉडर्नाइजेशन के नाम पर मदरसों की मदद करना चाहती है। अगर मदद करने की बात है सलमान भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मदद करने की अगर बात है तो जहां तक मैं ये समझता हूं कि आप लोग जो है बहुत ताकत के साथ, जब जब हमारे रिजर्वेशन की बात आई, जो आर्टिकल 14 और 15 में क्लियर होता है कि अगर आप माशी तौर पर कमजोर हो, अगर आप तालीमी तौर पर कमजोर हो तो आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन आपने उसका विरोध किया। हम लोग इस बात के लिए नाउम्मीद नहीं है। देखिए, अगर इस मुल्क के अंदर कोई नई हुकूमत आती है और वो काम करना चाहती है जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया, तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन हम लोग इस बात से चिंतित हैं कि आप पहले रोड मैप लाएं। अभी आपने कहा अपनी बात में, वो बात सबके सामने आई कि आप ये जानना चाहते हैं कि मदरसों में क्या हो रहा है। माफ करना, मदरसे जो है खालिस उन लोगों की रकमों से चलते हैं जो अपनी खैरात और ज़कात के पैसे देते हैं, जो अपने आप माली ताउन करते हैं, चाहे वो माली ताउन किसी भी हद तक हो। वक्फ की ज़मीनों पर मदरसे बनते हैं, अपनी ज़मीनों पर मदरसे बनते हैं, वहाँ तालीम आती है। मौलाना ने बताया कि 3-4% लोग हैं मुसलमानों के बच्चे जो इस तरह की तालीम हासिल करते हैं, 97% बच्चे बाकी बैठे हैं। 60% की आबादी इस मुल्क में गरीबी की रेखा की नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। मैं चाहूँगा MP महोदय से ये बात कहने के लिए कि आप मुंबई से चुन कर गए हैं, आप वहाँ से गए हैं जहाँ बहुत मानव जीवन के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। इस प्रकार की पढ़ाई जहाँ पर भी होता होगा तो उनका स्वागत हमने करना चाहिए, सभी लोगों ने करना चाहिए। तो हम इसके बारे में, हमारा कोई छुपा एजेंडा नहीं है। हम जो सुविधा हिंदुओं को देना चाहते हैं वही सुविधा मुस्लिम समाज के लोगों को, यानी मुख्य धारा में लाने की बात चल रही है। और जिस तरह की शंकाएं हैं, उन शंकाओं के निराकरण की तरफ भी, सारे शंकाओं का निराकरण करेंगे हम। रोड मैप बताएंगे, उनका कोई सुझाव होगा उसको उसमें ऐड करेंगे। हम अपना एजेंडा बिल्कुल किसी के ऊपर थोपेंगे नहीं, लेकिन देश का एक एजेंडा तो होगा ही ना जी। जो एजेंडा हिंदू बच्चों के लिए होगा वही मुस्लिम बच्चों के लिए होगा जी। कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें आपसे रूबरू भी चर्चा करेंगे। गोपाल शेट्टी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ जाऊंगा बॉम्बे आने के बाद में जी। जरूर हम आपके साथ स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि शंकाएं बहुत है, भ्रम बहुत है, इन्हें दूर किया भी जाना जरूरी है। और जैसा कि नवाब साहब ने कहा कि बहुत पॉजिटिव चीजों को लेकर लोगों की धारणाएं पहले अगर नेगेटिव रही हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल शेट्टी साहब आपका। हमारे साथ गोपाल शेट्टी साहब जुड़े हुए थे, कुछ जवाब दिए, कुछ जरूर हम बहुत जल्द उनके साथ स्टूडियो में होंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवाब मलिक साहब, अशरफ आजमी साहब और बुरहानुद्दीन कासमी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इन तीनों के साथ चर्चा को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुद्दे की बात अभी जारी है। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। और हम चर्चा कर रहे हैं मदरसों के आधुनिकीकरण की। मदरसों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है। और जब इस पर चर्चा, इस विषय पर जब महामहिम राष्ट्रपति अगर इस पर बयान देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि सरकार शायद इसके प्रति गंभीर है। अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि इसमें शंकाएं क्या हैं। एक शंका ये उभर कर आ रही है कि सरकार आखिर चाहती क्या है, क्यों ये मदरसों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। इससे पहले भी इस तरह के कई प्रस्ताव आ चुके हैं। चूंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को होना था, किन्हीं कारणों से वो हमारे साथ नहीं है और नहीं आ पाए, हमने गोपाल शेट्टी साहब से इस विषय पर बात करने की कोशिश की। फिलहाल उसी समाज के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ, नवाब मलिक साहब सीनियर विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और इस विभाग को बहुत करीब से उन्होंने देखा हुआ है। हमारे साथ बुरहानुद्दीन कासमी साहब हैं और अशरफ आजमी साहब भी हैं। बात नवाब मलिक से शुरू करते हैं। नवाब मलिक भाई, बात अगर मदरसों की आए, भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे क्या है, क्या चाहती है, ये एक दीगर प्रश्न है। क्या मदरसों के आधुनिकीकरण, जिस एक मॉडल आपने बताया अपने खुद के स्कूल का, ऐसे स्कूलों की कितनी संख्या है और कितने लोग इस मामले में आगे आए हैं मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर? मदरसे अर्थात लोगों के मन में ये एक धारणा है कि यहाँ गरीब, गुरबा, यतीम बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और धन यहाँ वहाँ से इकट्ठा कर खर्च किया जाता है। और एक धारणा कट्टरपंथियों की रही है कि यहाँ आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है, तालिबान यहाँ बसते हैं और इस तरह का एक भ्रम फैलाया गया है जिसे लेकर लोगों में शंका रही है। तो इन शंकाओं को दूर किस तरह किया जाना चाहिए और उसका जवाब केवल पढ़ाई से दिया जा सकता है, तो कितने मदरसे इस तरह के काम कर रहे हैं? नवाब भाई। ऐसा है सलमान भाई, पहले समझ लीजिए कि मौलाना साहब ने अभी कहा कि देश में जो मुसलमान मदरसों में तालीम हासिल करता है, मुसलमानों की आबादी का 2% भी नहीं है। आजमी साहब ने बताया कि ज़कात, फितरा, मदद, इमदाद से ये मदरसे चलते हैं और बड़े पैमाने पे वही बच्चे हैं 95 या 99% जो बेचारे यतीम हैं या उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो वहाँ रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी वहाँ से वो शुरू करते हैं। सवाल ये है कि इन मदरसों का पैटर्न बदलने की जरूरत है क्या? सरकारें अपनी तरफ से कोई कार्यक्रम ला दी है, उनकी सोच बदल रही है। कल तक महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना जाहिर की तो यही भारतीय जनता पार्टी के ये सभी लोग उसके विरोध में खड़े थे। शिवसेना उनकी साथी है, उसके ऊपर वो उंगली उठा रहे थे। क्या 2% लोगों के लिए कुछ ऊंट के मुंह में जीरा डाल के पूरे परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमानों के लिए हम कुछ कर रहे हैं क्या? उन्हें अगर सही मानों में मुसलमानों के लिए कुछ करना है तो हमें उनकी नीयत पे शक है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का कार्यक्रम जब देश में बना तो पूरे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, लेकिन उसका एक भी लाभार्थी, जिसे हम कहते हैं बेनिफिशियरी, वो गुजरात में नहीं रहा। उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया। ऐसा है कि इनके दिखाने के दांत और खाने के दांत और, जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी कि वो कितने दिल से और किस तरह से चीजें करना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि भाई चलो पीठ थपथपा दो और धोखे में रख दो कि नहीं हम तो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, और आगे दौड़ने लगे आदमी तो पीछे से पैर खींच लो। अगर इस तरह की नीति होगी तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पता लगेगा। हमें समान अधिकार चाहिए, औरों के बराबर में खड़े होने का मौका चाहिए। जो मुसलमान बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीब हैं, हम नहीं कहते कि अमीर के बच्चों को भी सरकारी पैसा दे, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें मुफ्त पढ़ने की व्यवस्था हो, वहाँ पे उनके सारे सिलेबस की जो भी जरूरियात हैं उसे पूरा करने का काम किया जाए। अगर वो एसएससी के बाद पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन लेता है वो भी उसे मुफ्त मिले, या प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर कोई बच्चा जाता है तो जिस तरह से SC ST के लोगों को 100% वेवर है, फीस माफ है, उसी तरह के कार्यक्रम अगर देश भर में बनते हैं और बजटरी प्रोविजन होता है तो हमें लगता है कि सही मानों में सबका साथ सबका विकास का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की सरकार ने बनाई है। लेकिन सिर्फ 2% लोगों के लिए हम कुछ कर रहे हैं
और उसमें भी ऊँट के मुंह का जीरा, जी। तो ठीक है, जब तक चीजें सामने नहीं आती बहुत ही निराशा या उसके ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। हाँ, पहले बहुत आज निराश होने की भी announcement हुआ जरूरत नहीं है प्रोग्राम किस तरह और से है, बजटरी जी, बहुत ज्यादा निराश होने की भी जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा उत्साहित होने की भी जरूरत नहीं है। जी, और उत्साहित, अभी उनकी नीयत और नीति जी, और उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़े दिन जब तक नहीं जाते, हमें लगता है ना हम उन्हें बुरा कहें या बहुत ज्यादा उनकी वाहवाही करने में ना जुट जाएं। अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी होनी चाहिए और धीरे धीरे बातें सामने आ ही जाएंगी। जी। कुछ चीजें हैं कि सरकार सीधे नहीं करेगी तो संगठन करेंगे, संगठन नहीं करेंगे तो बगल बच्चे करेंगे। ये सारे हालात बदलते हैं क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। अभी तो नए नए हैं, आने दीजिए, करने दीजिए, उसके बाद बहस हो तो बेहतर होगा। जी, उसके बाद ही बहस हो तो बेहतर होगा। शंकाएं अभी से हैं लगी है कि मदरसों को आधुनिकीकरण की तरफ ले जाया जाएगा। अब वो किस तरह का आधुनिकीकरण करेंगे ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है। मदरसों को लेकर पहले तो शंकाओं का निराकरण होना चाहिए। मदरसों को लेकर भूमिका क्या है, मात्र गिनती के लिए और ऊंट के मुंह में जीरा बराबर किसी मदद के नाम पर मुसलमानों को वर्गलाने का अगर ये प्रयास होगा तो जरूर इस पर उंगलियां उठेंगी। लेकिन सचमुच में अगर हो तो अशरफ साहब, अगर सचमुच में मदरसों को लेकर उनकी नीयत साफ है और मदरसों को आधुनिकीकरण के नाम पर न सिर्फ वो कमरे की चार दीवारी को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे ले जाने का अगर उनका प्रयास होता है, वो मदरसों में कंप्यूटर देना चाहते हैं, वो मदरसे में किताबें देना चाहते हैं। अब दूसरी बहस होगी कि वो किताबें किस तरह की होंगी, तो कितना सहयोग मिलना चाहिए और कितना शंका करना चाहिए उस पार्टी के लिए जो अब तक विरोध करती रही है। असल में हकीकत में देखा जाए तो आपको महसूस होगा कि पिछले 65 सालों में इस मुल्क में बेशुमार मैनिफेस्टो बने, बेशुमार चीज़ें सामने लाई गई, सरकार ने बड़े ऐलान किए, बहुत सी चीज़ें जामा पे होते पर अगर तो अमल आज नहीं ये किया हालत जाता, नहीं होती जो हालत जो उनकी प्लान हुई है। होते हैं साहब, जो प्लान होते हैं उस प्लान पर का अमलीकरण सीधी सही दिशा में नहीं होता तो लोगों की नाराजगी सरकारों को झेलनी पड़ती है। बात 3% 4% मुसलमानों के जो मदरसों में पढ़ते हैं उनके आधुनिकीकरण की अगर चल रही है, बात बुरहानुद्दीन कासमी साहब आपने कहा कि 3 से 4% मुसलमान होता है जो मदरसों में होता है। मदरसे का जिक्र करते ही वो 3 से 4% पढ़ने वाले तालिब इल्म जो वहां पर है वही नहीं, उनके साथ में 97% भी जुड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं इन 3% 4% लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए 97 और 96% जो भी बचते हो उनका भी समर्थन मिलने की बात कही जाएगी, क्योंकि है कि भाई बीजेपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, एनसीपी, सरकार में जो लोग हैं, अपोजिशन में जो लोग हैं, वो बैठ के डिस्कस करेंगे जी। ये इंटायरली एकेडमिक इशू है, ये मुकम्मल तौर पर पढ़ने लिखने वाले लोगों का है, जो मदरसा के इस्टेब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव। आप लोग ने खुद एक मरकजुल मारिफ एक मदरसा आप चलाते हैं, आप देखते हैं, आपके यहाँ देखा गया है, आप लोग खुद उसे एक मॉडर्न तरीके से चलाते हैं, आपके यहाँ कंप्यूटर्स हैं, आपके यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है जी। और उसी चीज का देखिए दूसरा पहलू था, नवाब साहब के यहाँ स्कूल जो चलता है वहां पर सारे एकेडमिक जो सरकारी एकेडमिक गतिविधियां उसके साथ साथ अरबिक तालीम भी दी जाती है। यानी दो आपकी तरफ से मदरसों को चलाते हुए आधुनिक तालीम दी जा रही है और जहां पर आधुनिक तालीम चल रही है वहां दीनी तालीम को भी महत्व दिया जा रहा है। दोनों तरफ से बात आगे बढ़ रही है। देखिए मुसलमान जी। आज 92 के बाद से बहुत आगे जा चुका है, सबको पता है कि एजुकेशन ही इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ये मुसलमान को एहसास है, उसको एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। इस मजहब के मानने वालों को, जिस मजहब के कुरान शुरू ही होता है इकरा से, जिस मजहब में कहा जाता है इल्म तलब करना फर्ज है, तो उनका इल्म की फजीलत तो बताने की जरूरत नहीं है। मकसद हमारा मकसद ही नहीं है कि उसको फिजिशियन बनाना है। मदारिस में जाइए, जाकर उनको पूछिए कि आपका ऑब्जेक्टिव है। मार्केट में चीज़ें उसी हिसाब से दी जाती है जो कंज्यूमर्स की डिमांड हो। कंज्यूमर्स की डिमांड ये है कि हमें अच्छा इमाम चाहिए, अच्छा खतीब चाहिए, अच्छे किताब पढ़ाने वाले चाहिए, उम्मत को, कौम को दीन के अंदर रहते हुए उसको लीड करना चाहिए, इस तरह का आदमी चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए जो सब कुछ सिखा हुआ हो लेकिन वो दीन के ऊपर अमल नहीं करता हो। तो ये तो हमारे मदारिस का ऑब्जेक्टिव है। मेरे अब जब आप मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन में अगर आपने कहा कि भाई लोगों को उलूम होना चाहिए, तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो आज MP है, सब लोगों को मालूम भी है, उन्होंने तो 94 में जो है मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट शुरू कर दिया। हमारा आज 10 ब्रांचेस ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में है
जो इंटरनली मदरसा मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ही काम करता है। अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ हम लोग कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जितने भी मॉडर्न सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाते हैं। साथ साथ उनको कुरान हदीस के उलूम भी देते हैं। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जाकर के आज PhD नेट क्लियर करके जो है ना UPSC एग्जाम में बैठ रहे हैं, लेकिन वो हमारे जैसे दिखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये मॉडर्न नहीं बने। यानी मॉडर्नाइजेशन का एक मॉडर्न का कॉन्सेप्ट मॉडर्नाइजेशन का टेक्नोलॉजी में है, एजुकेशन में है, ये डिफाइन नहीं है। आज वो डिफाइन करना चाहिए। प्लानिंग कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अपनी तरफ से महाराष्ट्र सरकार भी मॉडर्नाइजेशन का काम कर रही है। नवाब साहब, क्या दिक्कत आती है अगर उसे मॉडर्नाइजेशन करने की बात चलती है? तो एक कॉन्सेप्ट देखिए मौलाना साहब का है कि मदरसों का ये उन्होंने तय कर रखे हैं कि यही पैमाने हैं और इसी तरीके से मदरसों को चलना चाहिए। एजुकेशन में जैसा आपका एक उदाहरण है कि आप दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दे रहे हैं और बेहतर तरीके से दे रहे हैं, बेहतर नंबर्स आ रहे हैं बच्चों के। ये दोनों तरफ की धाराएं जहां पर जाके मिलती हैं वो इल्म है। तो कहां अड़चन है और कहां शक की गुंजाइश बनती है दोनों तरफ से? नवाब भाई, ये ऐसा है कि मौलाना साहब जो बता रहे हैं कि मदरसों से सिर्फ इमाम और बांगी पैदा करने का मकसद है, तो मुझे लगता है कि कुछ सोच हमें उनकी अपनी सोच हो सकती है। कोई भी इमाम और बांगी अपनी रोजी रोटी के लिए अगर इस तरह का कोई शुगल, जरा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अगर इस तरह का कि मैं अपने नमाज पढ़ाने के लिए किसी इमाम को तरबियत दे रहा हूँ, तो तरबियत दे के इमामत करना ऐसी कोई भी बंदिश इस्लाम में नहीं है। मदरसे से पास होकर एक बच्चा है जो 5 साल 7 साल पहले IAS का इम्तिहान पास हो गया और हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वो वहां पर सर्विस दे रहा है जी। वो बस्ती जिले का सिद्धार्थ नगर का बच्चा है। जहां तक आप बोल रहे हैं कि हमारे जो दीनी रहनुमा है वो सिर्फ मदरसों की इब्तिदाई तालीम से ही बने हुए हैं, तो मैं मानता नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, दीनी तालीम की तरफ रागिब हुए, फिर उन्होंने दीनी जो डिग्रियां हैं आलिम फाजिल की वो भी हासिल की और बड़े उलमाए दीन में उनके भी नाम हैं। और ऐसे उलमा भी हैं जो पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन के नाम के वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जनरल एजुकेशन लेके उन्होंने बाद में मदरसों में एडमिशन लिया और आलिम फाजिल बने और उसके बाद उन्होंने मजहबी रहनुमा की हैसियत से आज भी इस मुंबई शहर में मौलाना शाकिर नूरी साहब काम करने का काम कर रहे हैं। हम अगर ये कहेंगे कि सिर्फ मदरसे से इमाम और बांगी या दीनी रहनुमा पैदा करेंगे, तो हमें लगता है कि हमारे लिए दीनी रहनुमा पैदा करने के लिए उसको हमारी दीनी मालूमात होनी चाहिए और वो किसकी उम्र की कोई हद नहीं होती, वहां से वो इल्म हासिल कर सकता है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 10वीं का तो बोर्ड से अपनी तालीम हासिल करने का काम उन्होंने किया, लेकिन बाद में घर वालों ने तहजीब और तमद्दुन के लिए मदरसों में भेजा और वहां से बच्चियां वो फारिग होकर आईं और वो पूरी तरह से दीन और दुनिया से पूरी तरह से जुड़ी रही। आलिम का मतलब ये नहीं है कि इल्म के जरिए वो अपनी रोजी रोटी कमाए, वो कारोबारी बड़ा भी हो सकता है और वो दीनी रहनुमा भी हो सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इल्म हासिल करना मदरसों से हो या कहीं से भी हो, इल्म हासिल होना चाहिए, दीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने मजहब को समझकर अगर कोई आलिम फाजिल बनता है और वो बहुत बड़ा डॉक्टर है तो उसे कोई हम दीनी रहनुमा नहीं बनाएंगे या कौमी रहनुमा नहीं बनाएंगे। अगर ये सोच है तो गलत है। हमें लगता है कि हमें एक बात मैं बताता हूँ मौलाना साहब आपको कि हमें तर्क के साथ अपनी बातें रखने वाला आलिम बनाना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल जब हम दीगर लोगों के बीच में बैठते हैं जी, हमारा ईमान है, कुछ चीजें हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब कोई हमारे मजहब में नहीं होता और सवाल जब खड़ा करता है तो उसे आपको लॉजिकली तर्क के साथ अपनी बातें समझाने वाला आलिम जब होगा तो गलत फहमियां भी दूर होंगी और आपके मजहब के बारे में लोगों को जानकारी भी मिलेगी। तो हमें लगता है बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। मौलाना साहब की अपनी सोच होगी, मेरी अपनी सोच होगी, तो बैठ के सब लोग करेंगे तो बहुत बातें बदलेंगी। ये बात आपने अच्छी कही है। मदरसा का मकसद यही है कि ऐसा लीडर पैदा करे जो धर्म को समझा सके, जी, जो धर्म पर डिबेट कर सके, जो लॉजिकल हो, जिसका अंदर विजडम हो, हिकमत हो, इल्म हो। जो बातें आपने सब कही है मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। मेरे अपने स्टूडेंट, मैंने बताया मेरे अपने स्टूडेंट आज PhD क्लियर कर चुके, डॉक्टर बन चुके हैं, जो सब आलिम है, जो नेट क्लियर कर चुके हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं। इसी से लिए हमारे अदारे में सब सहायक है। ये किताबें इंग्लिश में है, सब मदरसे
मदरसे के लोगों ने लिखा है। मैं एक मैगजीन का एडिटर हूँ जो इंग्लिश में है, मैं भी एक आलिम दीन और सबके सब वहाँ अंग्रेजी के जो लोग लिखने वाले भी है, काम करने वाले सबके सब मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं। हम लोग तो फुल्ली मॉडर्न हैं, लेकिन मैंने पहले जो बात कही थी कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा मदरसा मॉडर्नाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि सरकारी नौकरियों में उनको लाना है, उनको रोजी रोटी से जुड़ना है, तो मुझे तो यही इसी में एतराज़ है कि आप 3% की रोजी रोटी का फिक्र करना छोड़ दो, 97% की रोजी रोटी की फिक्र कर लो, उनको मालदार बना दो, वही अपने माल से इन 3% को जो है ना मालदार बना देगा। उस 3% की फिक्र करना छोड़ दो अगर आपको रोजी रोटी से जुड़ना है। मेन स्ट्रीम में कुछ लोग बोलते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग करना है, तो अगेन मुझे डाउट होता है कि मेन स्ट्रीमिंग किस चिड़िया का नाम है, किस डेफिनेशन में मेन स्ट्रीम आता है। क्या आलिम दीन जो है ना वो मेन स्ट्रीम नहीं है? क्या अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, डाटा निकालते हैं, तो हमें जो एक्सट्रीमिस्ट पैदा हुए हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट पैदा हुए, जो चोर और डकैत पैदा हुए, इनमें से अगर जब हम कंपेयर करते हैं तो मदरसे का प्रोडक्शन कितना है, हमारे मॉडर्न यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के प्रोडक्शन कितने हैं। तो ये तर्क या ये बहस जो है ना आकर यहाँ अटक जाती है कि एक्सट्रीमिज्म मदरसे से पैदा किया जाता है, उनको मेन स्ट्रीमिंग करना है। ये कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर वेस्ट से आया है, ये 2001 से आया है, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया और उसी के ऊपर जो है ना हम तालियां बजा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आज की सरकार भी जा रही है, पहले वाले सरकार भी अगर इसी कॉन्सेप्ट के साथ जाए तो इंडिया बट नेचुरल वो फेल होना है। अगर आपको काम करना है तो जो लोग एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, मदरसे से जो जुड़े हुए हैं, मदरसे से जो पढ़ा रहे हैं, मदरसे के एडमिनिस्ट्रेशन से जो जुड़े हुए हैं, उनको जाकर के पूछिए कि मॉडर्नाइजेशन कैसे चाहिए, किस मदरसे किस माँ को नहीं चाहिए, किस बाप को नहीं यानी चाहिए, चाहता हर कोई है मॉडर्न होना। मॉडर्न होने के कई पैमाने हैं। एक जिस तरह का मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है, वो पश्चिम की भौंडी नकल है। दूसरी तरफ एक मॉडर्नाइजेशन है जिसमें आधुनिकता है, वो सही समय पर सही राह चुनने की है, सही समय पर अपनी चीजों से जुड़े रहते हुए नई चीजों को तलाशने की है। जैसे आप लोग मदरसे से जुड़े रहे, मदरसे का कामकाज करते रहे, वहां पर दीनी दुनियावी तालीम भी आपने बेहतर तरीके से दी। आपने उदाहरण दिया कि उसमें पीएचडी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नवाब साहब का भी कॉन्सेप्ट वही है कि जो दुनियावी तालीम है उसमें अगर दीन की तालीम दिया जाता रहे तो बेहतर तरीके से समाज में एक बैलेंस बना रहेगा कि जो मदरसे में पढ़ा है वो सिर्फ अरबी और मदरसों में नमाज और बागी और पेशवाम बनने के लिए नहीं रहेगा, उसके पास बहुत से ज्ञान रहेंगे। इन दोनों के बीच में जब चीज़ें पिसती हैं, शक के दायरे में हमेशा मुसलमान रहा है। इन शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार क्या करती है, इस पर नजर रहेगी। अशरफ साहब, आप दोनों तरफ से देख रहे हैं, एक उलमाओं का पक्ष है, एक हमारे बुद्धिजीवियों का पक्ष है, और उलमा भी बुद्धिजीवी है, हमारे राजनेता भी बुद्धिजीवी है। लेकिन जब हमारे भीतर ही इस तरह के विरोधाभास होते हैं जिसका लाभ अक्सर वो ताकतें लेती रही हैं जो आपको पसंद नहीं करती रही हैं, तो ऐसे में हो क्या रास्ता निकले? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अगर सरकार सामने आएगी तो वो अपना एजेंडा तो लाएगी, अब इसे आप हिडन कह लें या खुला कह लें। देखिए, इस मुल्क के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम वतनों के सामने हम अपनी सारी चीज़ों को रखें, उनको समझाएं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। पुराने वक्तों में जब इस तरह की यूनिवर्सिटियां और कॉलेज नहीं हुआ करते थे तो मदरसे वाहिद ज़रिया थे तालीम हासिल करने की। किसी शायर ने इसलिए कहा था कि ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साखी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ये मदरसा जो है इस मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन व इंसानियत की एक अपनी पहचान लेकर आया। फ़र्क यहाँ आ रहा है कि मैं इसलिए ये बात अपनी बात इसमें रखना चाहता हूँ। अब ये बात इसलिए मैं रख रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं सियासत में हूँ इसलिए ये बात रख रहा हूँ, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क को अगर तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो इस मुल्क में वो 20 करोड़ लोग जो इस मुल्क का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसके बगैर इस मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं, उनको साथ में ले जाना पड़ेगा। अब रह गई बात, अगर उनको साथ में ले जाना है तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई आज के वक्त में हालात जिस तरह के हैं उन हालात के अंदर हम ये देखें कि लोग हमारे ऊपर जो नुक्ताचीनी कर रहे हैं वो नुक्ताचीनी का उनका मकसद क्या है। देखिए, सियासत और मज़हब दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे सामने सवाल लाए जाते हैं कि बताइए भाई देश बड़ा है कि मज़हब, तो इस तरह की चीज़ें उनको ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस मुल्क के अंदर तरक्की के नाम पर अगर आप ये बताना चाहते हो कि आप अपनी नाम नेहादी का ढिंढोरा पीटने के लिए आए हो कि भाई हम मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, मुसलमानों को लेके चलना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को ले चलने के नाम पर उन मुसलमानों की बात नहीं करते जो बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं, अक्सरियत में बैठे हैं। तो बताना ये है
कि मदरसों के अंदर जो तालीम हो रही है, उस तालीम ने इस मुल्क ही नहीं बल्कि इस मुल्क के जरिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तारीफ करने के साथ साथ इस पूरी दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए जो इस्लामी स्कॉलर पैदा हुए, चाहे आप दे ले मौलाना मोहम्मद अली जौहर से ले लीजिए जिन्होंने अरबी और फारसी में तालीम हासिल की, इस मुल्क में इकबाल से ले लीजिए जिसने इनकलाब जैसा नारा दिया, वो सारे लोग तालीम ही वो जरिया है। हाँ, तो ये बताना है हम वतनों को कि मदरसा जो है एक पुराना एक कदीम तालीमी रिवायत का अमीन है जो इस यानी अपनी इस्लाम के तर्ज पर अपने आप को जिंदा रखे हुए है। आज बहुत अच्छी बात है, नवाब भाई ने बताया कि उनका अपना स्कूल मेरे इलाके में है वो, और वहाँ वो असरी तालीम के साथ जदीद तालीम को देता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में मदरसों के बारे में जो ख़ादशात आए, जो पॉलिटिकल पार्टी ने सामने रखा, इसलिए मदरसों को इस तरह से समझा गया कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है हम जानते नहीं है। अभी एमपी साहब ने कहा कि हम जानना चाहते हैं क्या होता है। जी, बहुत सारी शंकाएं इसीलिए हैं मदरसों को लेकर के साथ कैसे रखा जाए, अशरफ साहब इस तरह के लोग पैदा किए। अशरफ साहब, चक्कर ये है कि मदरसों को लेकर एक भ्रम की स्थिति हमेशा से रही, शंका की नजर से शक के दायरे में हमेशा उन्हें रखा गया, ख्वाह सरकारें कैसी भी रही हो, लेकिन इन भ्रांतियों को, इन शंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। नवाब साहब, चलते चलते ये बताएं कि जो आधुनिकीकरण हम करना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारा अपना बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे उलमा सोचते हैं, हमारे राजनेता सोचते हैं, उन आधुनिकीकरण का भारतीय जनता पार्टी के आधुनिकीकरण के बीच का क्या फर्क होगा? देखिए, मेरा पहले सबसे बुनियादी सवाल है जी कि क्या पूरे हिंदुस्तान की आबादी के कुछ लोगों के सवाल को लेके ये दिखा